हम कर रहे हैं गैस लॉज। ठीक है भाई, गैस लॉज इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हवा बना रखा है लोगों ने, गैस लॉ गैस लॉ। कुछ नहीं होता गैस लॉ, अभी क्लियर हो जाएगा गैस लॉ होता क्या है। ठीक है, देखो बहुत आसान सी भाषा में बता रहा हूँ कि गैस के पास चार चीजें होती हैं, ध्यान से सुनो। गैस के पास होती हैं टोटल चार चीजें, पी, वी, एन और टी। पी हो गया प्रेशर, यानी गैस का एक प्रेशर होता है। वी हो गई वॉल्यूम, इसकी एक वॉल्यूम होती है। एन होता है नंबर ऑफ मोल्स, इसके कुछ मोल्स होते हैं। और टी होता है टेम्परेचर, इसका एक टेम्परेचर होता है। ठीक है इसके बाद अब गैस लॉ में करते क्या है, हम किसी एक बार में, एक लॉ में किसी दो चीजों के बारे में पढ़ेंगे इन चार में से। ठीक है, इन चार में से किसी दो के बारे में पढ़ेंगे और बाकी दो को कर देते हैं कांस्टेंट। ठीक है, दो के बारे में पढ़ेंगे और बाकी दो को क्या कर देंगे, कांस्टेंट। हर लॉ में यही करना है हमें। ठीक है, तो हर लॉ में किसको पढ़ना है और किसको कांस्टेंट रखना है, ये थोड़ा सा ध्यान देंगे। ठीक, और इसके अलावा इसमें एक चीज़ और, जैसे प्रेशर है, प्रेशर की यूनिट्स क्या क्या होती है। एक तो होती है बार, बार इसकी ऐसा यूनिट है, सॉरी पास्कल, पास्कल इसकी ऐसा यूनिट है। इसकी एक यूनिट होती है एम ऑफ एच जी। तो बार, पास्कल, एम ऑफ एच जी, ये सब क्या प्रेशर की यूनिट है। एक होती है एटीएम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। प्रेशर की अलग अलग यूनिट्स है, तो ये सब चीज़ें हमारे पास आगे आएंगी अभी बार बार। तो ये सब क्या है, प्रेशर की यूनिट है। ऐसी वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, जैसे लीटर होती है, या मीटर क्यूब होगी, या सेंटीमीटर क्यूब होगी, या मिलीमीटर क्यूब होगी। ये सब लीटर की यूनिट्स हैं। तो ये सब यूनिट्स अगर आएंगी तो ध्यान रखना, लीटर की वॉल्यूम की यूनिट है। नंबर ऑफ मोल्स की कोई यूनिट नहीं होती। और टेम्परेचर की यूनिट एक केल्विन होती है, एक हमारी सेल्सियस होती है। होती फ़ारेनहाइट भी है, ठीक है, लेकिन फ़ारेनहाइट कम आती है, केल्विन और सेल्सियस ज़्यादा आती है। तो इसमें केल्विन का फॉर्मूला होता है, हमें पता है 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन होता है। ठीक है, एक्चुअल में होता तो ये नहीं है एग्जैक्टली, तो 0 डिग्री सेल्सियस की एग्जैक्ट वैल्यू होती है 273.15 केल्विन। ये भी आएगा यहाँ पे, इसको एब्सोल्यूट जीरो बोलते हैं। एब, इसको हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट जीरो। एग्जैक्टली इसकी वैल्यू ये होती है, एब्सोल्यूट जीरो। ठीक है एक चीज और ध्यान रखना, जब हम न्यूमेरिकल करेंगे ना, बाकी सारी यूनिट कुछ भी लिख लेना, लेकिन जो टेम्परेचर की यूनिट है ना, ये सिर्फ और सिर्फ केल्विन में ही होनी चाहिए। ठीक है, ये याद रखेंगे, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल भी आएंगे, थ्योरी भी आएगी। टेम्परेचर की यूनिट केल्विन के अलावा और कोई लिख नहीं सकते आप क्वेश्चन में। अगर आप कोई भी और यूनिट लिख दी तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका। बाकी सब तो फिर भी चल जाएंगी, केल्विन नहीं चलेगा। केल्विन के बिना टेम्परेचर की यूनिट लिखनी नहीं है। ठीक है, तो ये सब मैंने बताया यूनिट्स वगैरह क्या होंगी। अब आगे करते हैं लॉ के बारे में। तो जैसे कि मैं बोल चुका हूँ, चार चीज़ें होती हैं गैस के पास। किसी भी एक लॉ में जब हम पढ़ेंगे तो दो के बारे में पढ़ेंगे और बाकी दो को क्या कर देंगे, कांस्टेंट कर देंगे। ठीक है, अब करते हैं हमारा सबसे पहला लॉ। तो फर्स्ट लॉ हमारा है बॉयल्स लॉ बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ क्या बोलता है, देखो बॉयल्स लॉ बोलता है, इफ, देखो मैं एक तो लिख रहा हूँ सिंपल भाषा में समझने के लिए, और फिर लिखूंगा डेफिनेशन। बात वही होती है, बताने के तरीके अलग अलग हैं। ये बोलता है इफ टेम्परेचर T एंड N आर कांस्टेंट, अगर टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट हो, यानी इन दोनों को कांस्टेंट कर दिया, तो बचा क्या, P और V। तब P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तब प्रेशर क्या है, वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि अगर प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम हो जाएगी, अगर प्रेशर कम होगा तो वॉल्यूम बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये तो हुआ बहुत आसान भाषा में कि बॉयल्स लॉ क्या होता है। बॉयल्स लॉ बोलता है कि अगर टी और एन कांस्टेंट हो तो पी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के। वॉल्यूम बढ़ेगी, प्रेशर घटेगा, उल्टा सीधा चलता है ना। अब इसी चीज़ को हम क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट में लिख देते हैं। अगर आपको स्टेटमेंट में प्रॉब्लम हो तो इतना लिख देना। ठीक है, स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे, इसी सेम बात है। ये क्या लिखता है अब, एट कांस्टेंट, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो वही बात आ गई। ठीक है, द प्रेशर ऑफ, प्रेशर
किसका? द प्रेशर ऑफ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस। फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस मतलब हो गया एन कांस्टेंट हो गया। अब यहाँ पे फिक्स्ड अमाउंट मतलब एन कांस्टेंट, ठीक है। फिक्स अमाउंट ऑफ गैस वेरीज, प्रेशर कैसे करता है? वेरीज इनवर्सली, इनवर्स वेरिएशन है क्योंकि ऊपर नीचे है ना ये, इसीलिए इनवर्स वेरिएशन है विद इट्स वॉल्यूम। उसका अपनी वॉल्यूम से इनवर्स वेरिएशन होता है। यही चीज स्टेटमेंट में लिख दी, दिस इज कॉल्ड बॉयल्स लॉ, ठीक है। तो अब इसमें एक चीज है, जैसे मानो दो गैस हो हमारी, एक है P1, इसका प्रेशर P1 है और वॉल्यूम V1 है, और एक है जिसका प्रेशर P2 हो, वॉल्यूम V2 हो। ऐसे एक तीसरी गैस है जिसका प्रेशर P3 हो, वॉल्यूम V3 हो। तो इसमें क्या होता है, P1 V1 प्रोपोर्शन टू 1, ये कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। ऐसे P2 V2 प्रोपोर्शनल 1 हो जाएगा, P3 V3 प्रोपोर्शनल टू 1 या K लिख देते हैं, इसे कांस्टेंट हो जाता है। तो यहाँ से हमें एक चीज़ पता लगती है बॉयल्स लॉ से, कि जो P1 V1 है, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, यानी किसी भी गैस के प्रेशर और वॉल्यूम को अगर मल्टीप्लाई कर दो ना, तो उसकी वैल्यू क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। तो एक फॉर्मूला है जो यहाँ से निकलता है बॉयल्स लॉ से, कि किसी भी वॉल्यूम की प्रेशर, वो गैस की प्रेशर और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करते रहो अलग अलग वैल्यूज को, तो ये सब सेम रहेगा, ठीक है। तो हमारा एक लॉ खत्म हुआ। तो बस ऐसे ही है, चार लॉ पढ़ने हैं हमने। तो एक लॉ तो ये हो गया, ऐसे ही चार लॉ पढ़ेंगे और ये खत्म हो जाएगा। हर लॉ में क्या होगा, कोई दो चीज कांस्टेंट होगी, बाकी दो के बारे में पढ़ेंगे हम, ठीक है। जैसे अब ये क्यों होता है, ये भी समझ रख लो। अगर मानो किसी चीज की वॉल्यूम बढ़ा दो तो प्रेशर का क्या होगा? प्रेशर और वॉल्यूम, जैसे मानो सिलेंडर होता है अपने घर में, गैस का सिलेंडर। गैस के सिलेंडर के अंदर गैस भरी होती है ना, लेकिन उसके अंदर एक्चुअल में पानी होता है। क्यों? क्योंकि जब हम गैस को दबा देते हैं, सिलेंडर के अंदर हाई प्रेशर होता है, गैस को प्रेशर बढ़ा देने से वो पानी बन जाता है। तो प्रेशर बढ़ाने से उसकी वॉल्यूम कम हो जाती है, इसीलिए कम सिलेंडर में ज़्यादा गैस आ जाती है। सिलेंडर की जगह कम है लेकिन उसमें गैस बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि सिलेंडर के अंदर प्रेशर ज़्यादा है, प्रेशर हाई होने से वॉल्यूम कम हो जाती है उसकी, ठीक है। तो इसीलिए ये तो अपने को याद रखना है कि कैसे वेरिएशन होता है। अब नेक्स्ट सेकंड लॉ कर रहे हैं, चार्ल्स लॉ, ठीक है। चार्ल्स लॉ क्या बोलता है? चार्ल्स लॉ में भी दो चीजें कांस्टेंट कर देंगे। इफ, अगर, चार्ल्स लॉ टीवी टीवी के बीच में रिलेशन बताता है। ये याद करने का तरीका, चार्ली चैपलिन है ना, चार्ली चैपलिन कहाँ आता है? टीवी पे आता है। तो चार्ल्स लॉ टीवी के बीच में रिलेशन बताता है, टी और वी, टेम्परेचर और वॉल्यूम। तो टी और वी के बीच में रिलेशन अगर ढूंढा तो बचा क्या? पी और एन, यानी इफ पी एंड एन, यानी प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स आर कांस्टेंट। ये क्या बोलता है कि अगर प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट होंगे तो टी और वी का डायरेक्ट रिलेशन होता है, टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। हाँ, या फिर वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, कुछ भी लिख लो, ठीक है। क्योंकि देखो, गर्म करने से चीज़ें फैलती हैं कि नहीं फैलती? अगर गैस को आप गर्म करोगे तो उसकी वॉल्यूम क्या होगी? बढ़ती रहेगी, ठीक है। ये क्या बोलता है? इफ़ टी इंक्रीज, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगी, और अगर टेम्परेचर को कम करोगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये तो हमने समझने के लिए लिख लिया नॉर्मली, ठीक। वी इज प्रोपोर्शन टू टी लिख लिया तो ठीक है, कोई एक लिख लो। और इसी चीज़ को स्टेटमेंट में लिख देंगे, ठीक है। स्टेटमेंट में लिखेंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है। ये क्या बोलता है? इट स्टेट्स दैट प्रेशर रिमेनिंग कांस्टेंट, प्रेशर रिमेनिंग कांस्टेंट, यानी अगर प्रेशर कांस्टेंट रहे, ठीक है, द वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम जो होती है, वॉल्यूम किसकी? फिक्स्ड मास ऑफ गैस की। द वॉल्यूम ऑफ फिक्स्ड मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वो सीधा सीधा किस पे डिपेंड करती है? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। डायरेक्ट किस पे डिपेंड करती है? उसके टेम्परेचर पे, टू इट्स टेम्परेचर, ठीक है। अब इसी में वही, जैसे ऊपर दो केस हो सकते हैं, जैसे मानो किसी की वॉल्यूम है V1 और उसका टेम्परेचर है T1, दूसरी गैस की वॉल्यूम है V2 और टेम्परेचर है T2, तीसरी की वॉल्यूम हो V3 और टेम्परेचर हो T3, ठीक है। तो क्या होता है यहाँ पे? V1 अपॉन T1
कांस्टेंट हो जाता है, V2/T2 कांस्टेंट हो जाता है, V3/T3 कांस्टेंट हो जाता है। इसीलिए यहाँ से हमें एक फॉर्मूला डराइव होता है। फॉर्मूला क्या होता है कि V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। ये हमें कौन सा लॉ देता है? चार्ल्स लॉ। ठीक है, तो पेपर में आएगा ना कि चार्ल्स लॉ लिखो, तो आपको ये सब लिख देना है यहाँ पे। ठीक है, और ऊपर जैसे बॉयल्स लॉ आएगा तो बॉयल्स लॉ में ये सब लिखना है। ठीक, तो हमारे 2 लॉ खत्म हो गए। ऐसे ही 2 लॉ और है। ठीक है, तो लॉ में ज़्यादा घबराने की कोई ज़रूरत है नहीं। नेक्स्ट है गे ल्यूसेक लॉ। नेक्स्ट इज गे ल्यूसेक लॉ। तो गे ल्यूसेक लॉ किस किस के बीच में रिलेशन बताता है? पी और टी के बीच में। ठीक है, इसको कैसे याद किया हुआ है? पीटी टीचर गे है। ठीक है, पीटी पीटीआई टीचर होता है ना, ऐसे याद करा हुआ है, पीटी गे है, तो गे आते ही पीटी याद आ जाएगा। ठीक है, प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन बताता है ये। तो यानी ये इसमें भी अब बाकी 2 को कांस्टेंट कर दो। एट कांस्टेंट क्या क्या कांस्टेंट हो गया? वी एंड एन। यानी अगर वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स को कांस्टेंट कर दिया जाए, ठीक है, तो प्रेशर और टेम्परेचर, टेम्परेचर ज़्यादा करोगे तो प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाओगे वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ जाएगा, या टेम्परेचर बढ़ाने से प्रेशर बढ़ता है। ठीक है, यानी इफ टेम्परेचर इंक्रीज, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ जाएगा, और अगर टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो प्रेशर भी डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब इसी को एग्जैक्ट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे इसको? इट स्टेट्स दैट, गे ल्यूसेक लॉ क्या बताता है? इट गे ल्यूसेक लॉ, इट स्टेट्स दैट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो, ठीक है, वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया ना हमने, कांस्टेंट भी, प्रेशर ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस, फिक्स अमाउंट ऑफ गैस मतलब एन कांस्टेंट होगी। ठीक है, तो जो प्रेशर होता है वेरीज डायरेक्टली, कैसे डिपेंड करता है? सीधा सीधा रिलेशन होता है डायरेक्टली विद टेम्परेचर, वेरीज डायरेक्टली विद द टेम्परेचर। यानी टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर घटेगा तो प्रेशर भी घटेगा। ठीक है, अब इसमें भी वही है, मानो 3 केस हो, हमारे पास 3 गैस हो अलग अलग, तो P1 इज प्रोपोर्शनल टू T1, P2 इज प्रोपोर्शनल टू T2 और P3 इज प्रोपोर्शनल टू T3। तो P1/T1 इज K कांस्टेंट हो जाएगा, P2/T2 इज K कांस्टेंट हो जाएगा, और P3/T3 इज कांस्टेंट K हो जाएगा। ठीक है, तो देयरफॉर यहाँ से हमें पता चलता है कि P1/T1 और P2/T2 ये कांस्टेंट चलेगा। ये हमें कौन सा लॉ दे रहा है? गे ल्यूसेक लॉ। ठीक है, तो अगर गे ल्यूसेक लॉ आता है तो यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट लिख देना है। ठीक है, तो हमारे 3 लॉ कंप्लीट हो चुके हैं, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और गे ल्यूसेक लॉ। एक लॉ और बचा है। नेक्स्ट फोर्थ लॉ हमारा है गे ल्यूसेक तो कर चुके हैं हम। फोर्थ है एवोगैड्रो लॉ, एवोगैड्रोज लॉ। ठीक है, तो एवोगैड्रो क्या होता है? वॉल्यूम और वी और एन में रिलेशन बताता है, वी और एन के बीच में रिलेशन बताता है। ठीक है, तो इसमें वी और एन का रिलेशन है तो बाकी कांस्टेंट हो जाएगा, नहीं एट कांस्टेंट पी एंड टी। यानी अगर प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट हो तब क्या होता है? वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, वॉल्यूम किसके डिपेंड करता है? डायरेक्टली नंबर ऑफ मोल्स पे। ठीक, अभी कैसे डिपेंड करता है, मतलब इसी चीज को स्टेटमेंट में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे भाई? इसको लिखते हैं, इट स्टेट्स दैट इट स्टेट्स दैट इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, जितनी भी गैस है उनकी जो इक्वल वॉल्यूम होगी, ठीक है, एन इक्वल होगा अंडर द सेम कंडीशंस ऑफ, सॉरी वी इक्वल होगा अंडर सेम कंडीशन ऑफ प्रेशर, और उनका क्या होना चाहिए? प्रेशर भी
कांस्टेंट यानी सेम होना चाहिए दोनों का, ठीक है। सेम कंडीशंस ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर, प्रेशर और टेम्परेचर अगर उनका सेम होगा तो इक्वल वॉल्यूम कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ये कौन सा लॉ है, एवोगैड्रो लॉ। तो ये इतना ही खत्म है, इसका आगे नहीं है। और याद करो वो हम करते थे ना मोल कंसेप्ट में कि 1 मोल इज इक्वल टू क्या लिखते थे, 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये जो नंबर होता है ना इसी को एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं। ये नंबर का नाम क्या होता है, एवोगैड्रोस नंबर। पेपर में क्वेश्चन आया हुआ कई बार आपके कि एवोगैड्रो नंबर क्या होता है। तो जो नंबर है ना 6.022 10⁻23, मोल इनवर्स भी लिख सकते हो इसके साथ। मोल इनवर्स यूनिट होती है इसकी, पर मोल हो गया मतलब। ये एवोगैड्रो नंबर है, ठीक है। एवोगैड्रो कांस्टेंट या एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं इसको, तो ये ध्यान रखना है, ठीक। तो ये तो हुआ भाई लॉज, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आइडियल गैस इक्वेशन, 4 लॉ करा दिया आपको। इसके अलावा अब हम करेंगे कि आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, ठीक है। आइडियल गैस इक्वेशन में आएंगे। अब आइडियल गैस इक्वेशन के लिए क्या क्या करना है देखो। हमें पता है दैट V इज प्रोपोर्शनल टू 1/P, ठीक है। ये हमको किसने बताया था, बॉयल्स लॉ ने, ठीक है। बॉयल्स लॉ में हमने पढ़ा कि V इज प्रोपोर्शनल टू 1/P और V इज प्रोपोर्शनल टू T। सेकेंड इक्वेशन किसने बताया हमें, चार्ल्स लॉ ने बताया कि V और T का डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक। और एवोगैड्रो लॉ ने बताया कि V इज प्रोपोर्शनल टू N। थर्ड इक्वेशन ये कौन सा लॉ बता रहा है हमें, एवोगैड्रो लॉ बता रहा है, ठीक है। ये सब हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर हम इन तीनों लॉ को मिक्स कर दें, यानी फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों इक्वेशन को मिक्स कर दिया जाए तो V इज प्रोपोर्शनल टू, V किसके प्रोपोर्शनल हो जा रहा है, V इज प्रोपोर्शनल टू NT/P, ठीक है। और इस प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने के लिए जब इक्वल टू लगाते तो एक कांस्टेंट लगा देते हैं RNT/P, ठीक है। तो R जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी होता है इसी को लिख देते हैं PV इज इक्वल टू NRT। तो ये हमारी होती है आइडियल गैस इक्वेशन, दिस इज कॉल्ड आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है। और यहाँ पे जो R होता है, R इज कॉल्ड यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। R की वैल्यू फिक्स है, कोई भी गैस आ जाए R की वैल्यू यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है R, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या होती है, R की वैल्यू हमारे पास कई सारी यूनिट्स में होती है, ठीक है। जैसे कि इसकी यूनिट का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, जैसे 8.314 पास्कल मीटर क्यूब केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ये हो सकती है। या फिर यही वैल्यू, इसको हटाते हैं 20 मिनट को, या फिर 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स भी होती है इसकी वैल्यू, ठीक है। या फिर इसकी एक वैल्यू होती है 0.083 बार लीटर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ठीक। या फिर असल में क्या है ना, ये वैल्यू सब वैल्यू एक ही है, बस वो यूनिट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है। इन सब में आपस में रिलेशनशिप भी होता है, लेकिन वो भी करेंगे ना तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए बिना रिलेशनशिप के अभी इससे काम चला लेते हैं, ठीक है। या फिर इसी को 0.083 बार डेसीमीटर क्यूब केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ये भी इसकी यूनिट होती है, ठीक है। इसके अलावा ठीक है, 1 2 3 4 हो गया ना। तो ये 4 वैल्यूज है। अब देखो इसमें से वैल्यू तो 2 ही है। अब इसमें से हम वैल्यू वो लेते हैं जो हमें क्वेश्चन में दी हो, ठीक है। क्वेश्चन में जैसे मानो प्रेशर बार में दिया है,
और वॉल्यूम लीटर में दिया तो हम वैल्यू ही डाल देते हैं। बार में दिया, वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब में दिया तो ये डाल देंगे। प्रेशर पास्कल में दिया, वॉल्यूम मीटर क्यूब में दिया तो ये डाल दो, नहीं तो वॉल्यूम वगैरह को बदल लो, कोई एक वैल्यू लर्न कर लो, ठीक है। तो मैंने सारी वैल्यूज लिख दी हैं जो जो पॉसिबिलिटीज होती हैं इसकी, ठीक है। तो ये होता है आइडियल गैस इक्वेशन। कैसे बनेगा, अगर क्वेश्चन आ जाए आइडियल गैस इक्वेशन क्या है तो ये लिख के आ जाना है, ठीक है। इसके अलावा एक है हमारा कंबाइंड गैस लॉ। कंबाइंड गैस लॉ, ठीक है। हालांकि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसके बिना भी काम चल जाएगा, बस ये लिख लो जब कर ही रहे तो ये क्या होता है, P1V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2V2 अपॉन T2। ये भी इन सबको मिक्स करके ही बनाया गया, तो बस इसके बारे में इतना ही जान लो, इसको कंबाइंड गैस लॉ बोलते हैं, ठीक है। आ जाए तो इतना लिख देना, वैसे आता नहीं है ये सब अपने क्या है ना न्यूमेरिकल में मदद करेंगे। अभी न्यूमेरिकल खैर इसके बिना भी हो जाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, लिख लेते हैं, ज़्यादा बड़ा टॉपिक है नहीं, ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ याद रखना, STP, कभी कभी क्वेश्चन में आएगा STP। तो STP का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो ये जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर होता है ना, इसमें क्या होता है, इसकी कुछ वैल्यूज फिक्स होती हैं। तो जब भी हमारे पास क्या होता है STP का क्वेश्चन आएगा, तो हमें क्या क्वेश्चन में ना वैल्यूज नहीं देगा कुछ, क्योंकि ये वैल्यूज हिडन होती है। हमको पता होना चाहिए कि STP का मतलब क्या है, ठीक है। STP का मतलब है टेम्परेचर हमारा 0 डिग्री सेल्सियस है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना है हमारा, 0 डिग्री सेल्सियस। तो कभी भी STP का क्वेश्चन आए तो टेम्परेचर नहीं देगा, और 0 डिग्री सेल्सियस होता है 273.15 केल्विन होता है एग्जैक्टली। और इसको हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट जीरो। मैंने पहले भी बताया, पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, एब्सोल्यूट जीरो की वैल्यू क्या होती है, 273.15 केल्विन होती है, ठीक है। और जो प्रेशर होता है हमारा वो होता है 1 बार, 1 बार या फिर 10⁵ पास के लिए एक ही बात होती है, ठीक है। और STP पे एक चीज़ और याद रखेंगे, जो वॉल्यूम होती है, वॉल्यूम ऑफ 1 मोलर गैस, एक मोलर गैस की जो वॉल्यूम है वो कितनी होती है STP पे, 22.71 लीटर मोल इनवर्स। एक ये वैल्यू याद रखना है, ठीक है। तो ये सब वैल्यूज हमें क्या है उसमें मदद करती हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, ठीक है। STP का मतलब क्या होता है, जब भी STP आएगा ना तो ये सब वैल्यूज नहीं देगा क्वेश्चन में, ये सब वैल्यूज हमको खुद से पता होनी चाहिए, ठीक। इसके अलावा जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे एक फॉर्मूला डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला पता है ना क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें जगह जगह। और एक हमने फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स किया था, याद करो मोल कंसेप्ट में। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास बाय मोलर मास। तो ये दो न्यूमेरिकल तो ऐसे जो हम पहले से करते आ रहे हैं, लेकिन ये स्पेशली इसलिए लिखा ना क्योंकि इन फॉर्मूलों की ज़रूरत पड़ेगी अब हमें जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। तो थ्योरी पोर्शन हमारा कंप्लीट है ये, अब हमें करना है न्यूमेरिकल्स, ठीक। तो न्यूमेरिकल्स करेंगे गैस लॉ के जो भी हैं। हाँ न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं अब। एक बैलून है जो कि हाइड्रोजन गैस से भरा हुआ रूम टेम्परेचर पर, ठीक है। इट विल बर्स्ट, वो फट जाएगा अगर उसका प्रेशर 0.2 बार से ज़्यादा हुआ। यानी एक प्रेशर हमें दिया हुआ है 0.2 बार प्रेशर है, तब तक ठीक है, इससे ज़्यादा होते ही फट जाएगा। अगर 1 बार प्रेशर पे, जब इसका प्रेशर 1 बार था, ठीक है, 1 बार प्रेशर पे द गैस ऑक्यूपाइज इतनी वॉल्यूम। जब इसका प्रेशर 1 बार था तो इसकी वॉल्यूम कितनी थी, 2.27 लीटर। अप टू व्हाट वॉल्यूम के अंदर बैलून भी एक्सपेंडेड, यानी जब प्रेशर 1 बार था तो वॉल्यूम इतनी थी, तो 0.2 बार प्रेशर से ज़्यादा होगा तो फट जाएगा, यानी इतना प्रेशर रख सकते हैं हम। तो इसकी वॉल्यूम यहाँ पे कितनी होगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमें पेयर बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पेयर बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब 1 बार प्रेशर है तो वॉल्यूम इतनी है, तो 0.2 बार प्रेशर पे वॉल्यूम क्या होगी, ठीक। तो हमने चार्ल्स बॉयल्स लॉ से सीखा है। बॉयल्स लॉ क्या बोलता है, बॉयल्स लॉ ने बोला था कि P1V1 इज इक्वल टू P2V2, किया था ना ये। तो वैल्यू डाल दो, P1 की वैल्यू 0.2, देखो यूनिट सेम होनी चाहिए, यहाँ पे प्रेशर बार है तो यहाँ भी बार होनी चाहिए, ठीक है। V1 हमें नहीं पता, P2 की वैल्यू है 1 और V2 की वैल्यू है 2.27।
तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके V1 हो जाएगा 2.27 डिवाइड बाय 0.2। पॉइंट हट के नीचे 100 आया, पॉइंट हट के ऊपर 10 गया, 0 से 0 कैंसिल, तो V1 की वैल्यू होगी 227/20। 21 से 20 27, 21 से 70, 3 जा 11 पॉइंट हो जाएगा ना, 2 1 जा 2 27 0.70, 3 जा 60 15 11.35 लीटर। ठीक है, तो क्योंकि ये लीटर में वॉल्यूम इसीलिए आंसर भी लीटर में आएगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन सॉल्व, न्यूमेरिकल आसान है। ठीक है, नेक्स्ट बोलता है एक शिप है जो कि पैसिफिक ओशियन में जा रही है, जहाँ पे टेम्परेचर हमारा 23.4 डिग्री सेल्सियस है और गुब्बारा जो है वो 2 लीटर हवा भरी हुई है उसमें। यानी टेम्परेचर जब उसका 23.4 डिग्री सेल्सियस है तो इसकी जो वॉल्यूम है वो 2 लीटर है। देखो मैंने आपको एक बात बताई थी, सारी यूनिट दूसरी चल सकती है, टेम्परेचर सेल्सियस में कभी नहीं चल सकता, इसीलिए इसको +273 करके केल्विन बना दो, तो जाएगा 3 3 जा 6 7 2 जा 9 296.4 केल्विन। ठीक है, टेम्परेचर हो गया इसका और वॉल्यूम इसकी इतनी है। वट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द बैलून, इसकी वॉल्यूम क्या हो जाएगी, इस बैलून की वॉल्यूम इसकी क्या होगी, कब, जब वो इंडियन ओशियन में पहुंचेगा जहाँ पे टेम्परेचर इसका 26.1, यानी अगर इसका टेम्परेचर कितना हो जाएगा 26.1 डिग्री सेल्सियस, तो इसमें 273 प्लस करके इसे भी केल्विन बनाओ, 0.1 639 729 299.1 केल्विन। यानी जब इसका टेम्परेचर इतना होगा तो इसकी वॉल्यूम क्या हो जाएगी। ठीक है, तो टीवी किस में, चार्ल्स लॉ में। तो हमने चार्ल्स लॉ में, चार्ल्स लॉ ने हमें क्या सिखाया था, बाय चार्ल्स लॉ क्या सिखाता है, V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। ठीक है, V1 की वैल्यू है 2 लीटर, T1 की वैल्यू हमारी है 296.4 केल्विन, V2 हमें नहीं पता निकालना है और T2 की वैल्यू है 299.1। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे केल्विन हो जाएगा, केल्विन से केल्विन कैंसिल हो गया, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके V2 की वैल्यू बनती है 2 मल्टीप्लाई 299.1 डिवाइड बाई 296.4 लीटर। ठीक है, तो 2 और 299.1 को मल्टीप्लाई करके हो जाएगा 598.2 डिवाइड बाई 296.4 लीटर। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, इसको डिवाइड बाय 296.4 करने से आएगा 2.018 लीटर। तो हमारी जो वॉल्यूम है वो उसकी 2.018 लीटर हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे 760 mm ऑफ Hg प्रेशर की यूनिट होती है, mm ऑफ Hg भी। ठीक है, उसकी वॉल्यूम इतनी, यानी जब टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है और प्रेशर है 760 mm ऑफ Hg। ठीक है, mm ऑफ Hg प्रेशर की यूनिट है, उसकी वॉल्यूम कितनी है इस केस में 600 ml। ठीक, व्हाट विल बी इट्स प्रेशर, इसका प्रेशर क्या होगा एक हाइट पे जहाँ पे टेम्परेचर कितना है, जब इसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा और इसकी जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगी 640 ml। ठीक है, तो इसमें क्या टेम्परेचर केल्विन में बनाना ही बनाना है, तो 25 + 273 कर लो, तो 5 और 3 8 298 केल्विन हो गया, और ये 10 + 273 करोगे तो हो जाएगा 283 केल्विन। ठीक, तो 3 चीज़ें आ गई इसमें, तो तीन चीज़ में हमने कंबाइंड गैस लॉ किया था, याद करो, कंबाइंड गैस लॉ। कंबाइंड गैस लॉ क्या कर रहा था, P1 V1/T1 इज इक्वल टू P2 V2/T2। ठीक, तो P1 हो गया हमारा 760, देखो यूनिट सेम होनी चाहिए, इसकी और इसकी यूनिट सेम है तो केल्विन में होनी चाहिए, ml और ml सेम है तो चल जाएगा, तो ये mm ऑफ Hg है तो ये भी mm ऑफ Hg में ही आंसर आएगा हमारा अब। ठीक है, V1 हमारा है 600, T1 हमारा है 298 इज इक्वल टू P2 हमें नहीं पता निकालना है, V2 हमारा है 640 और T2 हमारा है 283। ठीक है, तो यहाँ से अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो P2 की वैल्यू बन जाती है हमारी 760 इंटू 600 इंटू 283 डिवाइड बाई 298 इंटू 640, 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, तो इसे तो काट पीट करके भी बड़ा लंबा जाएगा, इसे सॉल्व कर लेते हैं, काट के करोगे काट के कर लेना, कैलकुलेशन तो थोड़ी बड़ी है इसकी। ठीक है, 760 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 283, तो ऊपर का मल्टीप्लाई हो गया 12904,800 डिवाइड बाय
ये हो गया 298 मल्टीप्लाई बाय 64, ये हमारा था 19,072, ठीक। और इसको डिवाइड करने से आंसर आएगा हमारा 12904800 डिवाइड बाय 19072, 676.63 mm ऑफ Hg, ठीक है। तो हमारा जो प्रेशर है वो कितना हो जाएगा, 676.63 mm ऑफ Hg होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड, प्रेशर कितना होगा ताकि मैं इतनी वॉल्यूम जो कि एक बार पे है इसको इस वॉल्यूम पे ले आऊँ, यानी प्रेशर कितना हो ताकि मैं एक गैस जिसकी वॉल्यूम कितनी है 500 डेसीमीटर क्यूब है, कब प्रेशर इसका कितना है 1 बार, तो इसको मैं दबा के 200 डेसीमीटर क्यूब ले आऊँ, यानी इसकी वॉल्यूम में सॉरी V2 P2 हो गया, इसकी वॉल्यूम 200 डेसीमीटर क्यूब बना दे। इसमें यही कन्फ्यूजन होती है कि वैल्यू इधर उधर नहीं लिखनी, पेयर से ही बनाना है, कितना प्रेशर लगे ताकि इसकी वॉल्यूम ये हो जाए, यानी किस प्रेशर पे वॉल्यूम ये हो अगर इस वॉल्यूम पे इसका ये प्रेशर है एट टी कांस्टेंट है दोनों का, यहाँ पे भी टेम्परेचर यही है तो यहाँ पे भी टेम्परेचर, तो टी कांस्टेंट वाली चीज़ को ना भी लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये चार्ल्स लॉ क्या बोलता है, बाय चार्ल्स सॉरी बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ से हमें क्या पता है कि P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, P1 हमें नहीं पता, V1 हमारा है 200, P2 हमारा 1 है और V2 हमारा है 500, जैसे P1 की वैल्यू हो जाएगी 500 बाय 200, 2.5 बार, तो हमारा जो प्रेशर क्या हो गया 2.5 बार हमारा प्रेशर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, एक वेसल है जिसकी वॉल्यूम है 120 मिलीलीटर, वॉल्यूम कितनी है 120 ml, उसके पास कुछ गैस है 35 डिग्री सेल्सियस पे, टेम्परेचर कितना है 35 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर इसका कितना है 1.2 बार, ठीक। इसको दूसरे वेसल में डाल दिया जिसकी वॉल्यूम कितनी है 180 ml, टेम्परेचर कितना है 35 डिग्री सेल्सियस ही है टेम्परेचर, तो इसका प्रेशर क्या होगा यहाँ पे, तो देखो टेम्परेचर कांस्टेंट है ना इसीलिए इसको काट भी सकते हैं, समझो है ही नहीं, तो P1 P और V, हाँ तो बॉयल्स लॉ आ गया फिर से, बॉयल्स लॉ में क्या बोलता है दैट P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, वैल्यू डाल दो, P1 है 1.2, V1 है 120, P2 हमें नहीं पता, V2 हो गया 180, तो यहाँ से P2 की वैल्यू क्या हो जाती है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 1.2 इंटू 120 बाई 180, 0 से 0 कैंसिल है, पॉइंट हट के 0 नीचे आ जाएगा, 10 सॉरी पॉइंट हट के नीचे 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इसे डिवाइड कर लो, ये P2 हो जाएगा 12 इंटू 12 बाई 10 इंटू 18, 6 2 ज़ा 6 3 ज़ा 3 4 ज़ा 2 5 ज़ा, तो P2 हो गया हमारा 4/5 यानी 0.8 बार, यहाँ बार है तो हमारा आंसर भी बार में आएगा, 0.8 बार हमारा प्रेशर हो गया, तो प्रेशर हमारा यहाँ पे जाके कितना हो जाएगा 0.8 बार हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं, डेंसिटी ऑफ गैस, डेंसिटी गिवन है, डेंसिटी कितनी है 5.46 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब, ठीक। एट टेम्परेचर गिवन है 27 डिग्री सेल्सियस एट 2 बार प्रेशर, प्रेशर गिवन है कितना है 2 बार, तो टेम्परेचर को पहले तो केल्विन बना लो, 273 से प्लस करके 7 2 300 केल्विन हो गया। व्हाट विल बी इट्स डेंसिटी, इसी की डेंसिटी क्या होगी, डेंसिटी क्या होगी कब STP पे, याद करो STP, तो STP में टेम्परेचर फिक्स है 273.15 केल्विन और प्रेशर फिक्स है 1 बार, याद है STP बोला था ना, STP आते T और P नहीं देगा, तो ये क्वेश्चन है, ठीक। अब इसके लिए देखो ध्यान से देखेंगे, दोनों गैस सेम है ना, हमारा एक फॉर्मूला होता है PV इज इक्वल टू NRT, हमने किया था, ठीक, PV इज इक्वल टू NRT था, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स को गिवन मास बाय मोलर मास भी लिख सकते हैं, ठीक, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा देखना, नंबर ऑफ मोल्स की जगह गिवन मास बाय मोलर मास भी ले सकते हैं, हाँ। अब ये P
एम इज स्मॉल एम बाय वी आर टी, ऐसे भी हो सकता है वी उधर एम उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, वी नीचे आ गया। ठीक, अब मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी। तो इसको मैं पी इंटू कैपिटल एम क्या मोलर मास है, प्रेशर मोलर मास इज इक्वल टू डेंसिटी आर टी, डी आर टी भी हो सकता है। ठीक है, अब इसमें आर की वैल्यू कांस्टेंट है ना, और एम की वैल्यू भी कॉमन है दोनों में क्योंकि मोलर मास है एम, तो दोनों गैस तो सेम ही है। ठीक है, प्रेशर अलग है, टेम्परेचर अलग है, तो जो चीज़ कांस्टेंट है उसे अलग कर लो, जैसे कि एम अपॉन आर, यहाँ से एम अपॉन आर की वैल्यू डी टी अपॉन पी हो सकती है। एम अपॉन आर की वैल्यू क्या हो सकती है, डेंसिटी टेम्परेचर अपॉन प्रेशर। अभी एम आर तो कांस्टेंट है ना, ये सपोज करो मैं इस गैस के लिए कर रहा था, और इस गैस के लिए भी अगर करूँ तो फॉर्मूला तो सेम रहेगा, कैपिटल एम बाय आर क्या हो जाएगा, डेंसिटी टेम्परेचर अपॉन प्रेशर, सेम बन सकता है फॉर्मूला। तो जो एम अपॉन आर है तो कांस्टेंट है क्योंकि एम है मोलर मास और आर की वैल्यू फिक्स है, तो यानी ये वैल्यू अगर ये इस तरफ वाली वैल्यू कांस्टेंट है तो इस तरफ वाली वैल्यू भी कांस्टेंट होगी, क्योंकि एम बाय आर और एम बाय आर इक्वल है ना, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तो यानी इसको D1 T1 P1 और D2 T2 P2 करें तो ये इक्वल होनी चाहिए। क्लियर है, इसीलिए जो डेंसिटी ऑफ वन, टेम्परेचर ऑफ वन डिवाइड बाय प्रेशर ऑफ वन किसके बराबर होना चाहिए, डेंसिटी ऑफ टू, टेम्परेचर ऑफ टू और प्रेशर ऑफ टू। क्लियर है, तो हम ये फॉर्मूला बना रहे हैं इस तरह से, थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन है, अलग क्वेश्चन है, लेकिन मैंने इंक्लूड कर लिया। ठीक है, हो जाना चाहिए ये। तो डेंसिटी वैल्यू डाल दो, अब इसकी डेंसिटी हमारी क्या है 5.46, 5.46 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ से टेम्परेचर है 300, प्रेशर है 2, डिवाइड बाय 2। इसकी डेंसिटी हमें नहीं पता, निकालनी है। टेम्परेचर हमारा 273.15, 273.15 बाय 1। यहाँ से आप सिंप्लीफाई करोगे तो हमारी जो D2 की वैल्यू है, यहाँ पे हमारा जो D2 है वो क्या हो जाएगा, 5.46 मल्टीप्लाई बाय 300 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई 273.15। ठीक है, पॉइंट से पॉइंट कर जाएगा, 546 इंटू 300 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई 27315। ठीक, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो हमारा आंसर हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 27315। डिनोमिनेटर में तो हो गया हमारा 54630 आगे मल्टीप्लाई करके, और हो जाएगा 546 मल्टीप्लाई बाय 300, 163,800 है ना, और इसको डिवाइड कर दो आप 546,300 से, तो आंसर आएगा 2.99, और यूनिट इसकी वही रहेगी जो इसकी थी, ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब, तो 2.99 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा टेक्निकल टर्म्स यूज़ करिए हमें कि कैसे पता चलेगा किसको इक्वल रखना है, क्योंकि कैपिटल है मोलर मास है तो दोनों का सेम है और आर की वैल्यू भी सेम है, लेकिन डेंसिटी टेम्परेचर और प्रेशर बदल रहा है, इसीलिए ये वैल्यू कांस्टेंट आएगी। इसके निकालो, इस गैस में यहाँ से निकालो, यहाँ से, तो जो कांस्टेंट वैल्यू होती है हम उसे इक्वल रख सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा मुश्किल और थोड़ा अलग क्वेश्चन ज़रूर है, लेकिन हो जाना चाहिए वो। ठीक है, नेक्स्ट, फॉस्फोरस। फॉस्फोरस मतलब पी, तो फॉस्फोरस का हमें मोलर मास पता होना चाहिए पहले, तो फॉस्फोरस का मोलर मास कितना है, मोलर मास तो निकालना है हमें ना इसमें। तो ये बोल रहा है कितनी ml ऑफ फॉस्फोरस, वॉल्यूम गिवन है कितनी, 34.05 ml। ठीक है, उसका जो मास है, इसका मास कितना है 0.0625 ग्राम, गिवन मास है ये। ठीक है, एट इतना टेम्परेचर गिवन है 546 डिग्री सेल्सियस, तो इससे तो पहले केल्विन बना लो, प्लस 273 करके, तो हो जाएगा 6397711 819 केल्विन हो गया, और प्रेशर दिया हुआ है 0.1 बार। ठीक, तो इसका क्या करो, मोलर मास निकाल लो, कैपिटल एम, मोलर मास बताओ क्या होगा। ठीक, तो भाई हमें देखो पता है फॉर्मूला PV इज इक्वल टू NRT है, PV NRT, यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स आ सकते हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला हो जाएगा PV अपॉन RT। एक बार नंबर ऑफ मोल्स आएंगे तो मोलर मास भी आ जाएगा इसका। ठीक है, तो प्रेशर हमारा है 0.1 बार, वॉल्यूम हमारी है 34.05 ml है ना, लेकिन हमारे पास मिलीलीटर वाली वो नहीं है क्या। अब देखो इसके लिए आपको ध्यान देना होगा हमारी वैल्यूज़ पे, जो हमने आर की वैल्यूज़ करी थी ना, देखो
यहाँ पे इसमें ध्यान देना होता है हमें आर की वैल्यू क्या डालनी है या यूनिट्स कैसे लिखें। ठीक, जैसे देखो आर की वैल्यू हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास वॉल्यूम या तो मीटर क्यूब में है, ठीक है, या फिर लीटर में है, या फिर डेसीमीटर क्यूब में है। तो हमें वॉल्यूम इन तीनों में से ही कोई एक बनानी पड़ेगी। तो ये हमारा जो प्रेशर देख लेते हैं, प्रेशर किस में हमारा यहाँ पे ये, ठीक है ना, ये वैल्यू आर की वैल्यू बड़ा दुखी करती है। यहाँ पे हमारा प्रेशर किस में है, बार में है, तो बार के साथ लीटर है, लीटर वाली वैल्यू चल रही है ना। बार के साथ अगर मैं लीटर बना दूं तो वो वैल्यू हमारे पास है, तो बार के साथ लीटर बना लो, इसीलिए वॉल्यूम को पहले लीटर में कन्वर्ट करना ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको लीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, यहीं कर लेते हैं, डालने से पहले ही कर लेते हैं, इसे नीचे कर देते हैं लाइन में यहाँ पे। ठीक है, तो वॉल्यूम इसको 34.05 डिवाइड बाय 1000 लीटर हो गया ये, है ना। तो 1000 मतलब 3 डेसिमल आगे आ गया, तो 0.03405 लीटर हो गया ये। ठीक, तो इसको डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पे लीटर में डालो, 0.03405, ठीक है, लीटर हो गया। तो अब हम आर की वैल्यू डालेंगे 0.083, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर बार में था, ये लीटर में था, और टेम्परेचर केल्विन में था। टेम्परेचर हमारा हो गया 819 केल्विन। तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा हमारा। ठीक है, इसको सॉल्व करके हमारा आंसर आ जाएगा, सॉल्व कर लेते हैं इसे। कैलकुलेशन मुश्किल है भाई इसकी। ठीक है, 0.083 मल्टीप्लाई बाय 819, तो नीचे डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करके आएगा 67.977। ठीक, और ऊपर हो जाएगा 0.1 मल्टीप्लाई बाय 0.03405, 0.03405। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको डिवाइड बाय कर दो 67.977 से, तो ये कुछ 5.009 नंबर ऑफ मोल्स आ गए। ठीक, लेकिन हमें नंबर ऑफ मोल्स तो निकालने ही नहीं थे, हमें क्या निकालना, मोलर मास। लेकिन हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है, गिवन मास बाय मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स हमारा है 5.009, गिवन मास हमें गिवन था कितना है, 0.0625 ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास। ठीक, तो मोलर मास हमारा यहाँ से आ जाएगा 0.0625 डिवाइड बाय 5.009। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये जाएगा 0.0625 डिवाइड बाय 5.009, हो जाएगा हमारा 0.0124 ग्राम। तो हमारा मोलर मास इसका आ गया है कितना, 0.0124 ग्राम। ठीक है, कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ लग रही है, कैलकुलेशन वगैरह देख लेना। ठीक है, सॉल्व कर दिया हमने, शायद कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक हो सकती है छोटी मोटी, बाकी प्रोसेस पे ध्यान दो। हाँ, कैलकुलेशन में गड़बड़ हो तो बता देना भाई मेरे को कोई। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेटेड टेम्परेचर, टेम्परेचर निकाल लो किसका, 4 मोल ऑफ गैस, नंबर ऑफ मोल गिवन है स्मॉल एन, नंबर ऑफ मोल्स कितना है 4, जिसकी वॉल्यूम गिवन है 5 डेसीमीटर क्यूब, और प्रेशर गिवन है 3.32 बार। ठीक है, तो आइडियल गैस इक्वेशन लगा देंगे, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, यहाँ से टी की वैल्यू क्या होगी, पी वी बाय एन आर, प्रेशर हमारा 3.32, वॉल्यूम हमारी 5, एन हमारा 4, और आर की वैल्यू हो जाएगी 0.083। ठीक है, क्योंकि बार और डेसीमीटर क्यूब में यूनिट है हमारी। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा 50 केल्विन, केल्विन में आएगा आंसर इसका, सेल्सियस में नहीं आएगा। ठीक है, कभी भी इसे सॉल्व करेंगे ना, आंसर किस में आता है, केल्विन में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1.4 ग्राम ऑफ N2, डाइनाइट्रोजन मतलब N2 है, तो N2 का मोलर मास निकाल लो पहले। तो N2 का मोलर मास कितना होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है, तो 14 × 2 यानी 28 ग्राम, और इसका जो गिवन मास है, गिवन मास कितना है 1.4 ग्राम। ये तो नंबर ऑफ मोल्स वाला क्वेश्चन है, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो कि कितने मोल है, गिवन मास बाय मोलर मास। ये हमने 9th वाले उसमें भी किया था ना, मोलर कंसेप्ट पहले किया था जो, तो 14/280 1/10, यानी कि नंबर ऑफ मोल हो गए 0.1। ठीक है, अब हमें पता है कि एक मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं, एक मोल में 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल होते हैं, 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल। ठीक है,
तो 0.1 मोल में कितने हो जाएंगे? 0.1 मोल में हो जाएंगे 6.023 इंटू 10⁻⁻23, माइनस नहीं होता, सॉरी 23 होता है ना, 23, ये मैं वो बोलूँ गलत वर्ड लग रहा है कुछ, 10⁻23 मल्टीप्लाई बाय 0.1 डिवाइड बाय 10, तो ये माइनस हो जाएगी 10⁻1, 6.023 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल हो गए हमारे पास इतनी गैस में। ठीक, लेकिन अब एक मॉलिक्यूल जो N2 का होता है, एक मॉलिक्यूल ऑफ N2 के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 14 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 1/20 आएगा, ये गलत हो गया, 0.5। ठीक है, नंबर ऑफ मोल 0.05 बनेगा, गड़बड़ होगी, हमारे नंबर ऑफ मोल हो जाएंगे 0.05। ठीक, तो यहाँ पे गड़बड़ होगी कैलकुलेशन में थोड़ी सी, एक मोल में इतने, तो 0.05 मोल में मल्टीप्लाई बाय 0.05 हो गया, पॉइंट सेट के 100 आया। ठीक है, 5 से कटेगा 20, 2 से ही कटेगा 3.011 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल हो जाएंगे। ठीक है, तो 23 है ना, 05 पॉइंट एट के 100, 20, 22 होने चाहिए। चलो ठीक है, कैलकुलेशन में कुछ दिक्कत होगी तो देख लेना यार। ठीक, इसके बाद अब बोलता है कि अब हमें पता है कि एक मॉलिक्यूल ऑफ N2 जो होता है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं एक में, क्योंकि एक नाइट्रोजन में 7 होते हैं, तो 2 में 14 हो गए, तो 3.011 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल अगर आप ले रहे हो N2 के, तो इसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? 14 से मल्टीप्लाई कर दो इसको। ठीक है, तो हो जाएगा, कैलकुलेट कर लेते हैं, 1 मिनट इसको, 14 मल्टीप्लाई 3.011, 42.154 इंटू 10⁻22, और इसकी डेसिमल को अगर लेफ्ट में मूव कर दोगे एक बार तो पावर इंक्रीज हो जाती है, तो इतने इलेक्ट्रॉन इसमें होंगे, 4.214 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और बचे हैं, 1-2 और। बोलते हैं वॉल्यूम निकालो CO2 की। CO2 का गिवन मास कितना है? 8.8 ग्राम CO2 का। तो हमें CO2 का मोलर मास पता है, कैपिटल M। मोलर मास कितना होता है इसका? 12 कार्बन का और 2 इंटू 16, यानी 12 + 32, 44 ग्राम, है ना। तो हम इसके नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ मोल क्या होता है? गिवन मास बाय मोलर मास, यानी 8.8/44, पॉइंट हट के 0 गया, 44 से 2/10, 0.2 नंबर ऑफ मोल्स आ गए, है ना। तो बस ये इनडायरेक्ट थोड़ा सा दिया हुआ है, बाकी तो ठीक है। टेम्परेचर इसका 31.1 डिग्री सेल्सियस, इसको केल्विन कर लो प्लस 273 करके, तो जाएगा 304.1 केल्विन। ठीक, और प्रेशर गिवन है 1 बार। ठीक, तो हमें क्या निकालना है? इसकी वॉल्यूम बताओ। तो फॉर्मूला लगा देंगे कौन सा? PV = nRT। PV = nRT, तो ऐसे वॉल्यूम क्या होती है? nRT/P। वैल्यू डाल दो, n की वैल्यू क्या है? 0.2, R की वैल्यू 0.083, टेम्परेचर हमारा हो गया 304.1 मल्टीप्लाई हो गया डिवाइड बाय प्रेशर हो गया 1। ठीक, तो इसको सॉल्व करेंगे हम, तो इसको सॉल्व कैलकुलेट कर लेते हैं। हो जाएगा हमारा 0.2 मल्टीप्लाई 0.083 मल्टीप्लाई 304.1, तो यहाँ से हमारी जो वॉल्यूम है वो सॉल्व हो जाएगी 5.04 लीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट है भाई अब ये। ठीक, लास्ट क्वेश्चन और है भाई। बोलते 2.9 ग्राम गैस है, यानी किसी गैस का मास गिवन है 2.9 ग्राम, स्मॉल m। टेम्परेचर इसका है 95 डिग्री सेल्सियस, तो इसे पहले केल्विन कर लो 273 प्लस करके, 5 3 8 9 7 16, 368 केल्विन। ऑक्यूपाइज द सेम वॉल्यूम, वॉल्यूम सेम है, वॉल्यूम इसकी x है, तो दूसरे की वॉल्यूम भी x है, एज इतना ग्राम ऑफ डाई हाइड्रोजन यानी H2 गैस है। तो H2 गैस का मास गिवन है 0.184 ग्राम। इसका मोलर मास हमें पता है कितना होता है? 2 ग्राम होता है। ठीक है,
तो यहाँ से गिवन मास और मोलर मास से नंबर ऑफ मोल आ सकता है, गिवन मास बाय मोलर मास 0.184/2 या 0.92। ठीक है। टेम्परेचर गिवन है इसका 17 डिग्री सेल्सियस, तो टेम्परेचर को 17 + 273 कर लो, अगर 290 केल्विन हो गया। ठीक। एट सेम प्रेशर, प्रेशर भी सेम है इसका, प्रेशर अगर इसका वाई है तो इसका भी प्रेशर वाई है। तो मोलर मास ऑफ गैस, इसका मोलर मास बताओ। ठीक। अब देखो ध्यान से देखना भाई, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी यहाँ आ जाएगा, P1 V1, आर तो देखो कांस्टेंट होता है ना, और इसका पी और वी भी इन्होंने बोला, या पी यही लगा लो, पी की वैल्यू डाल देते हैं, पी वी की वैल्यू एक्स, पी की वाई, वी की एक्स हमने लेट किया था। नंबर ऑफ मोल हमें नहीं पता, आर को आर ही रहने दो, टी हमारा 368 है। ठीक है। तो यहाँ से वाई इंटू एक्स की वैल्यू आ गई। ऐसे यहाँ पे पी वी इज इक्वल टू एन आर टी डालो, तो यहाँ पे वाई इंटू एक्स किसके इक्वल है, एन नंबर ऑफ मोल यहाँ पे हमें पता है 0.92, आर की वैल्यू फिक्स है और टेम्परेचर है 290। अब ये भी वाई एक्स है और ये भी वाई एक्स है, तो दोनों इक्वल होने चाहिए, यानी कि एन आर इंटू 368 किसके इक्वल होना चाहिए, 0.92 मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई 290। आर से आर कैंसिल, यहाँ से नंबर ऑफ मोल आ जाएगा हमारा 0.92 इंटू 290 डिवाइड बाई 368। ठीक है। अच्छा, ये नंबर ऑफ मोल किसका है, इस वाले का, क्योंकि इसके तो नंबर ऑफ मोल ऑलरेडी हम डाल चुके, तो इसके नंबर ऑफ मोल को मैं गिवन मास बाय मोलर मास भी लिख सकता हूँ, ये 0.92 इंटू 290 बाई 368। हाँ, और गिवन मास हमारा है 2.9 ग्राम, गिवन मास कितना है 2.9 ग्राम, बाय मोलर मास इज 0.92 इंटू 290 बाय 368। तो यहाँ से मोलर मास की वैल्यू आ जाएगी, मोलर मास क्या हो जाएगा 2.9 मल्टीप्लाई 368 डिवाइड बाय 0.92 मल्टीप्लाई बाय 290। ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, कैलकुलेट करते हैं भाई, 2.9 मल्टीप्लाई 368 ये हो जाएगा 1067.2 डिवाइड बाय 0.92 मल्टीप्लाई 290 या 266.8। ठीक। और इन दोनों को डिवाइड करके क्या आता है 1067.2 डिवाइड बाय 266.84 ग्राम्स। ठीक है। तो हमारा आंसर कितना आ गया 4 ग्राम्स। तो इसका मोलर मास हमें पता लग गया, इसका कितना है 4 ग्राम। ठीक। बस इतने क्वेश्चन बहुत हैं गैस लॉ के, हमारा गैस लॉ टॉपिक ख़त्म, इतना ही है। ठीक है।